अगले दिन गौरव सुबह जल्दी निकल जाता है और प्रिया अपने कॉलेज चली जाती है। प्रिया के कॉलेज में प्रिया जैसे ही अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाती है, उसकी नज़र रोहित पर पड़ती है। प्रिया इशारे से रोहित को हेलो बोलती है। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद प्रिया रोहित के पास जाती है और गुड मॉर्निंग विश करती है। रोहित भी प्रिया को गुड मॉर्निंग करता है। प्रिया, और बताइए कैसे हैं आप? रोहित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत खुश भी हूँ। प्रिया, पर आपकी खुशी का कारण? रोहित, मेरी शादी पक्की हो गई है। प्रिया शर्मा कर नजरें नीची कर लेती है। रोहित, शादी मेरी पक्की हुई है और शर्मा आप रही हैं। प्रिया, कल पापा और भैया आपके घर गए थे तो? रोहित बात काटते हुए, आपके पापा और आपके भैया तो नहीं आए। प्रिया मन में, पर पापा रोहित जी के साथ ही मेरी शादी की बात पक्की करने गए थे। रोहित, क्या सोचने लगी प्रिया? प्रिया, कुछ नहीं, ये कहकर वह जाने लगती है। रोहित, रुको प्रिया, तुम जानना नहीं चाहोगी कि उस लड़की का नाम क्या है? प्रिया, मुझे जानकर क्या करना, आपका जानना जरूरी है। ये कहकर प्रिया वहां से जाने लगती है तो रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहित, पागल लड़की, प्यार करती हो मुझसे तो कह नहीं सकती। प्रिया रोहित की आंखों में देखने लगती है। रोहित, मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम्हारे पापा और गौरव भैया आए थे और उन्होंने हम दोनों की शादी पक्की कर दी है। अब तो खुश हो? प्रिया शर्मा कर नजरें नीची कर लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। रोहित, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, आज से नहीं, जब से तुमको देखा है तब से। और ये भी जानता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर कभी कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी क्योंकि तुम्हारी आंखों में सब कुछ दिखता है। प्रिया, क्लास में जाना है, बहनी तू मेरा वेट कर रही होगी। रोहित, बस शांत हो गया तुम्हारा गुस्सा? मैं तो तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने के लिए आया था। खैर ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं लंच टाइम में कैंटीन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम खुश तो हो ना प्रिया? प्रिया, हाँ, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। रोहित, हाँ कहो प्रिया। प्रिया, मैं अमित भैया का इंतजार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब तक वह आना जाए तब तक कोई फंक्शन नहीं हो। रोहित, तुम परेशान मत हो प्रिया, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक कुछ नहीं होगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिया, थैंक यू कहकर चली जाती है। रोहित वहीं खड़ा मुस्कुराने लगता है। अनन्या अपने कमरे में उदास लेटी होती है और लेटे लेटे सोच रही होती है कि गौरव भैया अचानक से कहाँ चले गए। फिर वह मोबाइल में अमित जी की तस्वीर देखने लगती है और उसे कुछ याद आ जाता है। कहानी फ्लैशबैक में अनन्या अपने हॉस्पिटल में मरीजों को देख रही होती है। अमित का फोन आता है। अनन्या, तुम्हारे साथ शाम को थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ, क्या तुम फ्री हो? अनन्या, आपके लिए तो हमेशा फ्री हैं। अमित, ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। शाम को अमित और अनन्या दोनों बाजार जाते हैं। अनन्या बहुत खुश होती है कि उससे अमित के साथ समय बिताने को मिला है। अमित, क्या बात है अनन्या, आज तुम बहुत शांत हो? अनन्या, वह हम सोच रहे थे कि हमें आपके साथ समय बिताने का मौका बहुत कम मिलता है। अमित, हाँ, तो एक फौजी से प्यार किया है तो ये तो होना ही है। और हाँ, जब जुदाई लंबी होती है, मिलन के आनंद की सीमा नहीं रहती। उस मिलन से जो खुशी प्राप्त होती है वह अपार होती है। अनन्या, मतलब आपसे मिलने की अपार खुशी के लिए हमको आपसे लंबी जुदाई सहनी पड़ेगी? अमित हंसते हुए, हाँ, पर इतना वादा करता हूँ कि जुदाई के बाद मिलन अवश्य होगा, बस आपको इंतजार करना आता हो। अनन्या, वर्तमान में अमित, बहुत लंबी जुदाई हो गई है, बस अब मिलन हो जाना चाहिए। अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, आप आ जाइए ना। कहाँ हैं आप? ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज, किस हाल में हैं आप? कुछ पता नहीं चल रहा। अब मुझसे आपके बिना नहीं रहा जा रहा। मम्मा पापा के सामने मुस्कुराती हूँ तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरी परीक्षा है और मेरा पढ़ने का मन नहीं लग रहा। अमित, अब और नहीं बर्दाश्त होता, आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ और जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक मैं आपका ही इंतजार करूँगी। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रशांत, मैं अंदर आ जाऊं बेटा? अनन्या, अपने आंसू पोंछते हुए, हाँ पापा आ जाइए। अपनी बेटी के कमरे में आने के लिए आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है पापा। प्रशांत, मेरी बेटी रो रही है? अनन्या, नहीं तो बस ऐसे ही। प्रशांत, अनन्या के आंसू पोंछते हुए, बेटा अगर अमित को पता चलेगा कि तुम इस तरह रो रही हो तो उसको कितना बुरा लगेगा।
उसके लिए तुम्हें मुस्कुराना होगा। पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? पर ये बताओ कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो एक सफल डॉक्टर कैसे बन पाओगी? और मेरे दोस्त और तुम्हारे पापा संजीव का भी तो यही सपना था कि तुम एक कामयाब डॉक्टर बनो। क्या तुम अपने पापा का सपना नहीं पूरा करोगी? उनका सपना पूरा करने के लिए तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। फिर ये बस मेडिकल के तुम्हारे आखिरी सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम हैं, इसके बाद तुम डॉक्टर बन जाओगी। और सोचो अमित को कितना बुरा लगेगा कि तुम उसके कारण अपने पापा का सपना नहीं पूरा कर पाई, डॉक्टर बन गई। तो अमित को भी बहुत अच्छा लगेगा जब वह आएगा और उसे पता चलेगा कि तुम भी अपने प्रोफेशन में कामयाब हो गई हो, तो वह खुश होगा। तुम समझ रही हो ना बेटा? चलो अब पढ़ाई में मन लगाओ। तो अमित की यादें भी परेशान नहीं करेंगी। अनन्या मन में, पापा का सपना पूरा करने के लिए मैं जरूर पढ़ाई करूंगी। पर यह तो आपने गलत कहा कि अमित की यादें परेशान नहीं करेंगी। उनकी यादें मेरे दिल में हैं, वह तो मेरे दिल की धड़कन में है पापा। जी पापा। प्रशांत अनन्या के सर पर हाथ रखकर चले जाते हैं और अनन्या अपनी पढ़ाई करने लगती है। शिमला में पारुल गौरव को फोन मिलाती है। गौरव, हाँ पारुल कैसी हो? क्या हुआ इस समय फोन किया? पारुल, गौरव जी, पंडित जी ने हमारी शादी की डेट निकाली है, 1 हफ्ते बाद की। गौरव, पारुल जो मैं कहने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी भी तरह करके ये शादी की डेट 15 दिन की बात की ही निकालनी है। और हाँ, किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। मैंने तुम्हें सब बता दिया है क्योंकि तुमने मुझे कसम दी। पर तुम अनन्या या किसी और को कुछ नहीं बताओगी। और हाँ, वहाँ का बिजनेस भी तुम ही संभालोगी। जब तुमको कोई ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन कर लेना। जो मैं कर रहा हूँ वह सबकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। पारुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और शादी की डेट भी आपके हिसाब से ही होगी। मैं माँ पापा को समझा दूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिएगा और जिस मकसद से आप गए हैं उसको पूरा कीजिए। गौरव, हाँ तुम भी अपना ध्यान रखना। चलो बाय। ये कहकर गौरव कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। पारुल मन में, आई होप सब सही हो। पारुल अपने माता पिता को राजी कर शादी की डेट 20 दिन के बाद की निकालती है। पारुल के पापा प्रशांत जी को फोन करके शादी की डेट बता देते हैं। समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दिन बीतने लगते हैं। गौरव को गए 10 दिन बीत चुके होते हैं। अनन्या अपने एग्जाम में बिजी होती है। प्रशांत और अर्चना अमित की कमी को एहसास करते हुए गौरव की शादी और प्रिया की सगाई के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। प्रिया और रोहित भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। एक दिन प्रशांत अपने घर पर, अर्चना, गौरव कहाँ गया है? 2 दिन का कहकर गया था, आज 10 दिन हो गए हैं। प्रशांत, उसका फोन आया था, वह ठीक है, 1-2 दिन में आने को बोला है। अर्चना, पर वह गया कहाँ है? प्रशांत, कोई जरूरी काम है, हाँ वह आकर बताएगा। अर्चना, परसों अनन्या का बर्थडे है, मैं सोच रही हूँ ज़्यादा किसी को नहीं बुलाऊंगी, बस पारुल और उसके मम्मी पापा और रोहित की फैमिली को बुला लेते हैं, वह भी खुश हो जाएगी। और कल उसके एग्जाम भी खत्म हो रहे हैं, सबका मिलना मिलाना भी हो जाएगा। प्रशांत, आप सही कह रही हैं, कल तक गौरव भी आ जाएगा। अर्चना, काश अमित भी आ जाता तो कितना अच्छा होता। आप रोहित और पारुल दोनों को यहाँ फ़ोन कर दीजिए। प्रशांत, हाँ पर अनन्या को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अर्चना, ठीक। अगले दिन अनन्या अपना आखिरी पेपर देकर घर आती है। प्रशांत, आ गई बेटा, कैसा हुआ आपका एग्जाम? अनन्या, ठीक हुआ पापा। प्रशांत, बस आप फाइनल डॉक्टर बन गई। अनन्या, पापा रिजल्ट तो आने दीजिए। प्रशांत, मुझको पता है मेरी बेटी टॉप करेगी। अनन्या, जी पापा। माँ कहाँ है? प्रशांत, पर उन्हें कुछ काम था तो वह प्रिया के साथ बाजार गई हैं। आप खाना खा लीजिए और आराम करिए, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लीजिए। ये कहकर प्रशांत चले जाते हैं। अनन्या दरवाज़ा बंद करती है और उसका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वह कमरे में आकर उदास लेट जाती है और मन में सोचती है, अब तो परीक्षाएं भी खत्म हो गई हैं और रिजल्ट आने में भी टाइम है। अब खाली हो गई हो तो क्या करूँगी? अब तो अमित की यादें मुझे और बेचैन कर देंगी। यही सोचते सोचते वह सो जाती है। 2 दिन बाद अनन्या जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। अर्चना, अरे बेटा, नाश्ता बना रही हैं आप? बहुत जल्दी उठ गई। अनन्या, हाँ माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए।
और बेटा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनन्या, माँ आपको कैसे पता चला आज मेरा जन्मदिन है? अर्चना, तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? ये कहकर वह अनन्या को गले लगा लेती हैं। अनन्या, थैंक यू माँ। अनन्या डाइनिंग हॉल में सबके लिए नाश्ता लगाने लगती है। प्रशांत, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। अनन्या, थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। बस अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। प्रशांत अनन्या को गले लगा लेते हैं। खुश रहो बेटा। तभी प्रिया वहां आती है। प्रिया, ओए हैप्पी बर्थडे माय डियर। अनन्या प्रिया को गले लगाते हुए, थैंक यू। प्रिया, अनन्या आज मुझे नीतू के यहाँ जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनन्या मन में, मन तो नहीं कर रहा पर तुम्हें मना भी नहीं कर सकती। ठीक है। थोड़ी देर बाद अनन्या प्रिया के साथ बाहर चली जाती है। अर्चना और प्रशांत घर में बर्थडे सरप्राइज पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। अनन्या, प्रिया बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे। प्रिया, हाँ बस थोड़ी देर और। देखो ना कितना मजा आ रहा है यहाँ पर, नीतू भी आपके आने पर कितना खुश है। अनन्या, ठीक है। प्रशांत के घर पर पारुल और उसके मम्मी पापा, लीना आंटी और रोहित का पूरा परिवार आ गया होता है। प्रशांत, हमें बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए, हमारी अनन्या बहुत खुश हो जाएगी। रोहित के पापा, खुशी तो हमें हुई कि आपने हमें इस शुभ अवसर पर बुलाया। अर्चना और एकता, बेटा आप कैसी हो? एकता, जी मैं ठीक हूँ। सब बहुत खुश होते हैं। रोहित की नज़रें दरवाजे पर प्रिया का इंतजार कर रही होती हैं कि तभी प्रिया और अनन्या अंदर आती हैं। अनन्या जैसे ही अंदर आती है सब एक साथ बोलते हैं, जन्मदिन मुबारक हो अनन्या। ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और सभी बड़ों को नमस्ते करती है। अनन्या, पारुल कैसी हो तुम? पारुल, हैप्पी बर्थडे, ये कहकर उसको गले लगा लेती है। अनन्या एकता भाभी को भी गले लगाती है। कैसी हैं आप? एकता, मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसी हो? अनन्या, अच्छी हूँ, ये कहकर समर भैया से नमस्ते करती है। समर भैया आपकी तबीयत कैसी है अब? समर, ठीक हूँ मैं भी। तभी गौरव बाहर किसी काम से आता है। अनन्या उसको देखकर बहुत खुश होती है। गौरव अनन्या को गले लगाते हुए, हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस। अनन्या, कहाँ चले गए थे आप? गौरव, कुछ बहुत ज़रूरी काम से गया था, पर देखो ठीक तुम्हारे जन्मदिन पर आ गया हूँ। अनन्या, हाँ भैया। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। गौरव समझ जाता है कि अनन्या अमित को मिस कर रही है, कि यहाँ पर सभी हैं बस वही नहीं हैं। अर्चना, प्रिया और अनन्या, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, आकर फिर अनन्या केक काटना है। अनन्या, माँ ये सब करने की क्या जरूरत थी? गौरव, अच्छा अनन्या, बातें बाद में करना, अब जाकर कमरे में ड्रेस व्रेस चेंज कर रहा हो। तुम्हारे कमरे में मैंने एक बहुत अच्छी ड्रेस रखी है, वही पहन कर आना। अनन्या, जी भैया कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वहीं खिड़की के पास उदास खड़ी हो जाती है और मोबाइल में अमित की फ़ोटो देखकर कहती है, आज सब लोग हैं यहाँ, मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है और बस आप ही नहीं हैं। आपसे मिलने के बाद आज पहली बार मेरा जन्मदिन पड़ रहा है और आप ही नहीं हैं। हमसे मिलने के बाद पहला जन्मदिन हो आपका और हम ना हो, ये कैसे हो सकता है? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आएँ, आपका मेरा साथ हमेशा बना रहे। अनन्या अचानक ये आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और पीछे पलटकर देखती है तो अमित सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अनन्या ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह तुरंत जाकर अमित के गले लग जाती है। अमित भी उसको टाइटली हक कर लेता है। दोनों खामोशी से एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। अनन्या के आंसू से अमित की पूरी शर्ट भीग जाती है। अमित अनन्या के सर पर सहलाते हुए, अनन्या रोना बंद करो, मैं आ गया हूँ। अमित अनन्या को अपने से दूर करता है तो अनन्या उसको कसकर पकड़ लेती है और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। अमित अनन्या की एक बाँह पकड़कर अपने एक हाथ से उसकी आंखों से आंसू पोंछता है। अनन्या, मैं ठीक हूँ, मैं आ गया, अब तो रोना बंद करो। अनन्या, जी आप कैसे हैं? अमित, मैं ठीक हूँ, माँ पापा के आशीर्वाद और तुम्हारे प्यार ने मुझे बचा लिया। मैंने कहा था ना, जुदाई के बाद का मिलन बहुत खुशी देता है। देखो आज तुम कितनी खुश हो। अनन्या, हम कुछ नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि अब आप हमसे कभी जुदा नहीं होंगे। अमित,
अनन्या, तुम जानती हो कि मैं एक फौजी हूँ, इसलिए ये वादा नहीं कर सकता, पर कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हें कोई दुख ना दूँ। तुमको पता है, मुझे एक पल को तो यही लगा था कि तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई हो। बस मन में यही चाहत थी कि एक बार तुम्हें देख लूं, लेकिन तुम्हारे प्यार की शक्ति ने मुझे जीने की हिम्मत दी। अनन्या, आज मुझे मेरे बर्थडे का सबसे बेहतरीन गिफ्ट मिला है, अमित। और जानती हो ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है? अनन्या आश्चर्य से, किसने? अमित, तुम्हारे भाई और मेरे यार गौरव ने। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ गौरव के कारण। अनन्या, गौरव भैया? मतलब इतने दिन से? अमित बात काटते हुए, अनन्या ये बहुत लंबी कहानी है। अनन्या, हमको अभी ये कहानी सुननी है। अमित, नहीं अभी नहीं, बाद में। अभी तुम तैयार हो जाओ, नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं, हम दोनों का। और सुनो, ये जो ड्रेस है ना, यही पहनना। अनन्या, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। अमित, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हम दोनों साथ ही नीचे चलेंगे। अनन्या, बस 5 मिनट। ये कहकर वह तैयार होने चली जाती है। अमित बाहर खड़ा होकर अनन्या का इंतजार करने लगता है। लगभग 10 मिनट बाद अनन्या दरवाज़ा खोलती है तो अमित अनन्या को ही देखता रह जाता है। अनन्या ने गुलाबी और आसमानी के मैचिंग में लहंगा चुन्नी पहना होता है। बालों को उसने खुला छोड़ रखा होता है। कानों में छोटे छोटे झुमके पहने होते हैं और नक की छोटी सी बिंदी लगाई होती है। हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाकर वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। हाथों में थोड़ी सी गुलाबी चूड़ियां पहनी होती हैं। आंखों में काजल लगाया होता है। अनन्या, चले नीचे? अमित उसका हाथ पकड़ते हुए, हाँ चलो। वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे चेहरे पर आज एक अलग ही चमक है। अनन्या, हाँ ये आपके आने की खुशी की चमक है मेरे चेहरे पर। आज मैं बहुत खुश हूँ, इससे अच्छा जन्मदिन मेरा कभी नहीं मना। अमित मुस्कुराने लगता है। दोनों लोग साथ साथ नीचे आते हैं। अर्चना, प्रशांत, गौरव, पारुल, प्रिया, रोहित और सारे लोग एकटक दोनों को देख रहे होते हैं। अनन्या नीचे आकर गौरव भाई के गले लगती है। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी सो मच। आपने मुझे आज इतना स्पेशल, इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट किया है, जैसा गिफ्ट ना पहले कभी मिला है और ना कभी बाद में मिलेगा। थैंक यू भाई, लव यू भाई। गौरव, बस बस अनन्या, कितना थैंक यू कहोगी? मेरी बहन मुझे इतने सालों के बाद वापस मिली है तो उसकी आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूँ? तुम्हारी खुशी तो मुझे वापस लानी थी। और वैसे भी मेरा बचपन का यार है अमित, डबल रिश्ता है उससे मेरा। अनन्या प्रिया के पास आकर, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो प्रिया। प्रिया ने रेड कलर का गाउन पहना होता है और बालों में जूड़ा बनाया होता है। वह एकदम प्रिंसेस लग रही होती है। प्रिया, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं मेरी होने वाली अनन्या भाभी। प्रशांत, अनन्या केक काटो आकर बेटा, अब सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनन्या प्रशांत के गले लगते हुए, थैंक यू पापा कहकर उसकी आंखों में आंसू छलकाते हैं। प्रशांत, अब तो तुम खुश हो ना बेटा? अनन्या, जी पापा। प्रशांत अनन्या को केक के पास लेकर जाते हैं। अमित गौरव के गले लगकर, थैंक्स यार, अगर आज तू ना होता तो शायद मैं भी ना होता। गौरव, कैसे ना होता तू? हम दोनों भाई बहन की जिंदगी हो तुम। अनन्या अमित को देख रही होती है। अर्चना, अमित बेटा, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे अनन्या केक नहीं काटेगी। चलो आओ अब। अमित अनन्या के पास आता है। तब अनन्या केक काटती है। सब लोग ताली बजाते हैं और एक साथ हैप्पी बर्थडे डियर अनन्या बोलते हैं। अनन्या सबसे पहले केक अमित को खिलाती है। उसके बाद प्रशांत, अर्चना, गौरव, प्रिया, पारुल और रोहित, समर, एकता और बाकी सबको भी केक खिलाती है। अनन्या के चेहरे से आज खुशी छलक रही होती है। वह बहुत खुश होती है। अनन्या सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। प्रशांत, आज मैं यहाँ आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं अपनी दोनों बेटियों की सगाई भी करना चाहता हूँ। प्रिया और अनन्या एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वहीं अमित और रोहित बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग तालियां बजाते हैं। अमित और अनन्या एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उनके चेहरे पर बहुत खुशी होती है। इधर रोहित और प्रिया भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रोहित प्रिया के पास आकर धीरे से उसके कान में, अब तो तुम सगाई करने के लिए तैयार हो, अब तो अमित भाई भी आ गए हैं प्रिया। प्रिया मुस्कुराते हुए नजरें नीची कर लेती है। अर्चना, अमित अनन्या आओ यहाँ बैठो। प्रिया, रोहित, आप दोनों भी आओ यहाँ बैठो। अमित, अनन्या, प्रिया, रोहित चारों लोग सोफे पर आकर बैठते हैं। अर्चना अमित को अंगूठी देती है और पारुल अनन्या को। अमित और अनन्या
एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए तैयार होते हैं कि अनन्या को अमित के साथ अपनी हुई सगाई याद आ जाती है। अमित और अनन्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि दोनों के ही हाथों में सगाई की अंगूठी होती हैं। अर्चना, क्या सोच रहे हो दोनों लोग? चलो पहनाओ अंगूठी एक दूसरे को दोनों लोग। अमित सर झुकाकर, बहे माँ, मैंने ऑपरेशन में जाने से पहले अनन्या से सगाई वहीं पर कर ली थी। इतना सुनते ही अर्चना ने अमित के कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा बच्चू, बिना हमारी सगाई कर ली तुमने? अमित, बहे माँ, मैं जब ऑपरेशन के लिए जा रहा था तो अनन्या की आंखों में एक उदासी थी और मैं उसका उदासी से भरा चेहरा देखकर नहीं जाना चाहता था। मैं उसको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था, बस इसलिए। अमित के इस तरह सफाई देने से सब लोग हंसने लगते हैं। प्रशांत और अनन्या, तुमने भी हमें कुछ नहीं बताया। अमित और अनन्या दोनों लोग सर झुकाकर बैठे होते हैं। प्रशांत हंसते हुए, चलो बच्चों, अब इस बार सगाई हम सबके लिए भी कर लो। दोनों लोग एक दूसरे को सगाई की अंगूठी हाथ की मध्यमा उंगली में पहनाते हैं क्योंकि अनामिका उंगली में पहली सगाई की अंगूठी होती है। सब लोग तालियां बजाते हैं। अमित और अनन्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। गौरव अनन्या और अमित को गले लगा लेता है। प्रशांत अर्चना और बाकी सब लोगों को बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अर्चना रोहित और प्रिया की तरफ देखते हुए, अब तुम दोनों की बारी है। एकता रोहित की भाभी रोहित को अंगूठी देती हैं और अर्चना प्रिया को अंगूठी देती है। दोनों लोग एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी पहनाते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। रोहित के माता पिता और समर, एकता, अर्चना, प्रशांत सब लोग मिलकर रोहित और प्रिया को बधाई देते हैं। अमित प्रिया को गले लगा लेता है। अमित, रोहित, ये मेरी जो बहन है ना, बहुत शरारती है, इसका ध्यान रखना, इसे कभी दुखी मत होने देना। ये कहते हुए अमित की आंखों में नमी आ जाती है। रोहित, भैया आप चिंता मत करिए, प्रिया को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी और दुख तो उसको छूने से पहले मेरे पास से गुजरना होगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। अमित रोहित को भी गले लगा लेता है। प्रशांत, चलिए भाई, आप सब लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद हमें आप सब से बहुत ढेर सारी बातें भी करनी हैं। सभी बड़े लोग खाना खाने लगते हैं। अमित, अनन्या, रोहित, प्रिया, गौरव, पारुल, एकता, समर और मयंक, नीतू सब साथ में बैठे होते हैं और वहीं पर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद हंसी मजाक का दौर चल रहा होता है। नीतू, रोहित सर, अब तो मैं आपको जीजू बुला सकती हूँ ना? रोहित हंसते हुए, हाँ नीतू। नीतू, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे रोहित जीजू जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। रोहित जीजू, आप मेरी दोनों बहनों की सगाई के शुभ अवसर पर कोई गाना नहीं सुनाएंगे? प्रिया भी रोहित से इशारे में गाने के लिए कहती है। रोहित, अमित भैया, क्या गिटार मिलेगा? अमित, हाँ अभी अरेंज करता हूँ। ये कहकर वह अपने किसी दोस्त की मदद से गिटार मंगाता है। रोहित गिटार को लेकर गाना शुरू करता है। पारुल गाना सुनते हुए गौरव को देख रही होती है और गौरव पारुल को जैसे लग रहा है कि रोहित उसके लिए ही गा रहा है। वही हाल अनन्या और अमित का भी था। अनन्या और अमित एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गाना सुनने में मस्त हैं, मानो ये गाना उन्हीं के लिए लिखा गया है। प्रिया रोहित की तरफ देख रही थी और रोहित प्रिया को देखकर ये गाना गा रहा था और नीतू गाना सुनने में बहुत मस्त थी। रोहित के दोस्त मयंक की नज़रें नीतू पर थीं और नीतू गाना सुनने में मस्त थी। गाना खत्म होता है। गाना खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाते हैं। तालियों की आवाज़ से अनन्या, अमित, गौरव, पारुल, प्रिया सब अपने ख्याल से बाहर आते हैं। प्रशांत, हमको नहीं पता था कि रोहित तुम अच्छा गाना गाते हो। प्रिया, हाँ पापा, रोहित बहुत अच्छा गाना गाते हैं। जब पहली बार मैंने सुना था तभी से तो अचानक से मन में ये क्या बोल दिया मैंने। अनन्या प्रिया को छेड़ते हुए, हाँ प्रिया आगे बोलो, क्या कह रही थी? रोहित मुस्कुराने लगता है, मन में सोचता है प्रिया भी। प्रिया शर्मा कर कमरे में भाग जाती है। सब हंसने लगते हैं तो एकता भाभी कहती हैं, भाई मेरी देवरानी को कोई परेशान मत करो, और जाकर प्रिया को बुला लाती हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल होता है। अनन्या अमित से जानना चाह रही थी कि वह इतने दिन से कहाँ था, कैसे था, गौरव भैया उसको कैसे बचा कर लाए। अनन्या गौरव भैया की ओर देखती है। गौरव समझ जाता है कि अनन्या क्या जानना चाहती है। गौरव सबसे कहता है, आप सब लोग हॉल में बैठ जाइए। आप सब जानना चाहते होंगे कि अमित कहाँ और किस हाल में था।
और हमें अमित कैसे मिला? आप सबको ये कहानी अमित के मुंह से सुनने को मिलेगी। अमित, हमें बताओ ना सबको अपनी कहानी। अमित, हम भी आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हम किस हाल में थे। एक पल को तो हमें ऐसा लगा था कि आप सबसे कभी दोबारा मिल नहीं पाएंगे और आप सबके पास वापस कभी नहीं आ सकेंगे। लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद, मेरी बहन का प्यार, मेरे दोनों दोस्त गौरव और समर और मेरी जिंदगी, मेरा प्यार अनन्या, सब साथ में हो, तब तो हमें वापस आना ही था। आप सब जानना चाहते हैं तो सुनिए। अमित की इतनी बातें सुनते ही सबकी आंखें नम हो जाती हैं। अमित, जब मुझे पता चला कि मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है तो मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, मुझे मेरी धरती माँ ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है, पर जिस तारीख में जाना था वह सुनकर थोड़ा सा उदासी थी, क्योंकि मैं जानता था कि जिससे मैं बहुत प्यार करता था उससे मेरी सगाई उसी दिन तय हुई थी। भले ही मैं वापस ना आ सकूं, लेकिन हमेशा देश की सेवा पहला फर्ज है हम फौजियों के लिए। मैं हंसते हंसते ऑपरेशन में गया। जाने से पहले मैं अनन्या से मिला और मैंने उससे वादा किया कि मैं वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, और मैंने उसे सगाई भी कर ली। उसके बाद मैं, समर और मिस्टर सिंह अपने बेस्ट 10 कैंडिडेट के साथ ऑपरेशन के लिए चले गए। बदकिस्मती से मिस्टर सिंह ने इस ऑपरेशन में अपने प्राण त्याग दिए और देश के लिए शहीद हो गए। मैं और समर दोस्त के जाने से दुखी थे, पर ऑपरेशन के कामयाब होने से बहुत खुश थे कि अचानक हम और समर इस ऑपरेशन के कामयाब होने से खुश थे, पर अचानक से एक आतंकवादी को मैंने भागते हुए देखा, जिसके हाथ में बम था। उसका मकसद हमारी पूरी कमांडिंग टीम के ऊपर बम फेंकने का। मैं उसके पीछे धीरे धीरे बढ़ने लगा। समर ने मुझे देख लिया, इसलिए समर भी मेरे पीछे आ रहा था। हाँ, मैं समर की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए बहुत चतुराई से उसके पीछे गया। मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर उसके हाथ से बम लेकर उसे निष्क्रिय करने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वह हमारी तरफ आया और मेरी उसकी हाथापाई हुई। जब तक समर आता, बम वह लेकर भागा और मैं उसके पीछे। मैंने उसको पकड़ा और उसके हाथ से बम छीन लिया। हमारा भागदौड़ का खेल ऐसे ही चल रहा था, लेकिन वह मेरे पीछे भागने लगा। मैं उस बम को लेकर बस्ती से दूर, अपने कमांडिंग टीम से दूर जंगल की तरफ भागा था कि अगर कोई बम विस्फोट हो तो वहां पर हो। वह आतंकवादी मेरे पीछे बहुत तेजी से भागने लगा। मैंने सोचा, अगर इसने मुझे अब की बार पकड़ लिया तो वह बम बस्ती में फेंक देगा तो बहुत नुकसान होगा, या ये बम हमारी कमांडिंग टीम के ऊपर फेंक दिया तो सब के सब। इसलिए मैंने बम को उठाकर जंगल की तरफ फेंका, जिसे समर ने देख लिया था, और समर दूर छिटक के गिरा। वह आतंकवादी उस बम विस्फोट में खत्म हो गया और मैं भी उछलकर बहुत दूर एक जंगल में जाकर गिरा और बेहोश हो गया। बम विस्फोट के बाद उस आतंकवादी की लाश इन लोगों को बरामद हो गई और इन लोगों ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसके बाद पूरी आर्मी ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं शायद उनको मिला नहीं। मैं थोड़ी दूर पर एक पेड़ की झाड़ियों में गिरा हुआ था। जब मैं वहां गिरा था तो मेरे शरीर एकदम शिथिल पड़ गया था। मुझे बहुत चोट लगी थी, जिसका एहसास मुझे हो रहा था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने अनन्या का चेहरा, माँ पापा का चेहरा बार बार आ रहा था। उन सबको याद करते करते मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। अमित की ये बातें सुनकर सभी की आंखों में नमी होती है। अनन्या और अर्चना के तो आंसू बराबर गिर ही रहे होते हैं। मुझे जब होश आया तब मैंने अपने आप को एक झोपड़पट्टी में पाया। मैंने आंखें खोली तो झोपड़पट्टी में अंधेरा था। मेरा शरीर पूरी तरह से घायल था। मैं दर्द से लाचार था। मुझे भूख प्यास बहुत लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने धीरे से उठने की कोशिश की, पर मैं उठ नहीं पाया। शायद मुझे बहुत चोट लगी थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तभी मुझे किसी के आने की आहट हुई और मैं आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा, ताकि उन लोगों को लगे कि मैं बेहोश हूँ और मैं उन लोगों की बातें सुन सकूं। मैं कहाँ और किसके बीच में हूँ? वह दुश्मन है या दोस्त? एक लड़की और एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आए। वह लड़की शायद उस बूढ़े व्यक्ति की बेटी थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देखो बेटी, आज 5 दिन बीत गए हैं, तब से बेहोश पड़ा हुआ है। इसको होश आया या नहीं?
तब वह लड़की मेरे पास आकर एक नज़र मुझे देखते हुए बोली, बाबा ये अभी भी बेहोश है। बाबा, बेटी ऐसा करो, इसको थोड़ा मलहम और लगा देना, शायद इससे इसकी चोट में कुछ फायदा हो। पता नहीं कौन सा बंदा है और यहाँ जंगल में कैसे बेहोश पड़ा हुआ था। इसके परिवार में सब परेशान हो रहे होंगे। बेटी, हाँ बाबा, आप सच कह रहे हो। पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गया। बाबा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं पता ये हमारा दुश्मन है या दोस्त। बाबा, बेटी फिलहाल तो ये एक मरीज है, बाकी जब इसे होश आएगा तब पता चलेगा। मैं इतना तो समझ गया था कि ये लोग भले इंसान हैं, पर मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये मैं कैसे पता करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, जिसको सुनकर बाबा बाहर चले गए। मैं उन दोनों की बात स्पष्ट रूप से तो नहीं सुन पा रहा था। अब मुझे उनकी बातों से सब कुछ समझ में आ गया था। मेरा होश में आना ज़रूरी था, पर मैं अचानक से ही होश में नहीं आ सकता था। इसलिए मैंने सोचा ये काम धीरे से करना है। जब वो लोग भोजन कर रहे थे, तब मैं धीरे से बोला, पानी पानी। लड़की ने शायद मेरी आवाज़ सुनी और बोली, बाबा लग रहा है उस परदेसी को होश आ रहा है। दोनों बाप बेटी मेरे पास आ गए। मैंने धीरे से आंखें खोली। मैंने उनसे पूछा, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? बाबा, बेटा तुम हमें घायल अवस्था में 5 दिन पहले जंगल में मिले थे। तुम बेहोश थे। अगर हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ देते तो तुम्हें जंगली जानवर खा लेते। इसलिए हम लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। तुम्हें हम यहाँ ले आए थे। मैंने उनसे कहा, बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? लड़की, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वह मेरे लिए पानी और कुछ खाने को लेकर आई। मैंने झट से पूरा पानी पी लिया। पानी पीकर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं फौजी हूँ, यहीं इंडियन आर्मी में, और एक ऑपरेशन के दौरान बम विस्फोट से मैं घायल होकर जंगल में बेहोश हो गया था। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ हूँ? बाबा, बेटा तुम पठानकोट से थोड़ी दूर मलिकपुर के जंगलों में हो। अब बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से शीघ्र अपने एरिया में चले जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं जिनसे तुम्हारी जान को खतरा है, और तुम्हारे यहाँ रहने के कारण हम बाप बेटी को भी खतरा है। मैंने कहा, बाबा आप यहाँ जंगल में क्यों रहते हैं? बाबा ने कहा, बेटा जंगल शहर से ज़्यादा सुरक्षित है। जंगल में जानवर हैं, शहर में तो मानव के रूप में जानवर हैं। मुझे बेटी के लिए मुझे शहर से ज़्यादा महफूज ये जंगल लगा, इसलिए हम बाप बेटी जंगल में हैं। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा आपका यहाँ कोई है नहीं क्या? बाबा ने कहा, बेटा एक बार आर्मी फौज और आतंकवादियों के बीच लड़ाई में मेरा पूरा परिवार भेंट चढ़ गया, जिससे हम बाप बेटी अकेले रह गए। लेकिन मानव रूपी जानवरों से बचने के लिए हम दोनों यहाँ जंगल में आकर रहने लगे। जब बहुत ज़रूरत होती है तो पास के गांव से कुछ सामान खरीद कर ले आता हूँ। जब मेरी बेटी जंगल में अकेली होती है, पर मैं सोचता हूँ कि वह यहाँ पर महफूज है। अब मैं तुमसे ये शीघ्र कहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ से जाने तक का मार्ग समझा दूंगा। मैंने कहा, बाबा आप परेशान मत हो, मेरे होते हुए आप लोगों पर कोई आँच नहीं आएगी। बाबा, बेटा तुम कुछ खा लो और आज आराम कर लो, कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। मैंने कहा, ठीक है, पर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जितने भी आतंकवादी गिरोह के लोग हैं, उन सबको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर वह कुछ हमला करने के लिए सोचेंगे। यही सोचते सोचते मैं भी सो गया और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। पर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन ना मेरे पास कोई हथियार था, ना कोई मोबाइल फ़ोन जिससे मैं अपने आर्मी को कांटेक्ट कर सकूं। मैं सोच रहा था कि किसी भी तरह से मैं इन सभी आतंकवादियों को भी पकड़वा दूं और मैं यहाँ से जिंदा वापस भी अपनी अनन्या के पास, अपने परिवार के पास चला जाऊं। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। मैं चाहता था कि वह आतंकवादी यहाँ आएं और मुझे यहाँ से लेकर वह अपने अड्डे पर लेकर जाएं, तो मैं यहाँ से उनकी सभी जानकारी और उनके बारे में सब कुछ पता कर सकूं। इसके लिए ज़रूरी था कि मुझे यहाँ रहना। मेरे होश में आने के बाद वह बूढ़े बाबा मुझसे कह रहे थे कि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे वह आतंकवादी यहाँ से ले जाएं। मैं दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली मुझे एक आइडिया आया। मैं जानबूझकर सोता रहा। देर रात मुझे उस बाबा ने जगाया और कहा, परदेसी फौजी तुम यहाँ से अब जाओ। लेकिन मैं जानबूझकर सोने का नाटक करता रहा।
तभी वहां लड़की आई और बोली, क्या हुआ बाबा? बाबा, लगता है फिर से बेहोश हो गया है फौजी। लड़की, अब क्या होगा बाबा? कल सुबह वह सभी यहाँ जरूर आएंगे। उनको हम लोगों के ऊपर शक हो गया है। बाबा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये होश में आ जाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब इसको मार डालेंगे। बेटी, हाँ बाबा, मैं भी यही चाहती हूँ। फिर मेरे दिमाग में ये विचार आया कि इन लोगों को अगर मैं अपने प्लान में शामिल कर दूं तो शायद मेरा काम बन जाए, और ये लोग भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से जिंदा वापस चला जाऊं। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उनसे कहा, बाबा, मैं एक फौजी हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ के सारे आतंकवादियों को पकड़ लूँ, ताकि ये दोबारा हमारे देश को, हमारे देशवासियों को कोई नुकसान ना पहुँचा सकें। बाबा, पर बेटा, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। तो मैंने उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा, बाबा, आपने मुझे बेटा कहा है। आप मेरे पिता समान हैं और आपकी बेटी मेरी बहन समान। अपने पिता और बहन की जिंदगी को मैं संकट में नहीं डाल सकता। बस आप मेरा कुछ काम कर दीजिए तो आपका बहुत एहसान होगा। बाबा, बोलो बेटा, तुम जो कहोगे वही करेंगे। बाबा की बेटी ने भी कहा, आपने मुझे बहन कहा है। एक बहन अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मैंने कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि ये आतंकवादी मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं बेहोश होने का नाटक करूँगा और वहाँ की सारी जानकारी निकालने की कोशिश करूँगा। आपको बस इतना करना है कि किसी भी तरह से आर्मी कैंप तक ये सूचना पहुँचानी है। मेरे बारे में उनको सब कुछ बताना है। हो सकता है कि वह आपकी बात पर विश्वास ना करें, इसलिए मैं आपको एक पत्र लिखकर दे दूँगा। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, पर तुम्हें उन आतंकवादियों के हवाले मैं कैसे कर सकता हूँ? इससे तुम्हारी जान को खतरा है। तब मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अगर अपने देश को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, पर अपने देश की रक्षा जरूर करूंगा। बाबा, अगर तुम जैसे नौजवान देश की रक्षा करें तो ये देश कभी खतरे में पड़ ही नहीं सकता। जी बाबा, अब आप कागज और कलम की व्यवस्था कर दीजिए ताकि मैं आपको पत्र लिखकर दे दूं। बाबा, ठीक है बेटा, मेरे पास कागज कलम है। मैंने कागज कलम को लेकर एक पत्र लिखा जो मैंने कर्नल साहब के लिए लिखा था। बाबा जी, ये पत्र आपको कर्नल साहब तक पहुंचाना ही है। और बाबा, एक पत्र और है, इसको मेरा एक दोस्त है गौरव, उस तक पहुंचा दीजिएगा। इन दोनों में से मुझे कोई ना कोई जरूर ढूंढ लेगा। मैंने गौरव पता, फ़ोन नंबर सब लिखकर बाबा को दे दिया। बाबा ने मुझे आश्वस्त किया कि जब तक मेरी जान में जान है मैं तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा बेटा, और मुझे उनके कुछ अड्डों का भी पता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है बाबा, सुबह जब वह लोग आएं तो आपको कुछ भी ऐसा करना है जिससे वह लोग मुझे लेकर जाएं। बाबा ने कहा, ठीक है। मैंने बाबा से कहा, मुझे कुछ सामान का अरेंजमेंट कर दीजिए जो मेरे लिए आवश्यक है। बाबा ने कहा, बताओ। मैंने उनसे कहा, क्या बाबा, एक मोबाइल का इंतजाम हो जाएगा? बाबा ने कहा, वह तो बेटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास है नहीं, और वह लोग कल सुबह तक आ जाएंगे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैंने कहा, बाबा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। अगली सुबह कुछ लोग आए और वह बाबा से मेरे बारे में पूछने लगे। बाबा ने पहले तो थोड़ा आनाकानी किया, लेकिन जब वह लड़के समझ गए कि बाबा कुछ आनाकानी कर रहे हैं तो उन्होंने बाबा के घर की तलाशी लेने की सोची। बाबा झूठ मूठ कहते रहे, नहीं नहीं, लेकिन वह लड़के जबरदस्ती अंदर घुस आए। मैं बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। उन लोगों ने मुझे देखा तो वह समझ गए और वह बाबा के ऊपर गुस्साने लगे कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। बाबा ने कहा, ये बेहोश था, इसलिए मैं सोचता था कि इसकी जान बच जाए। आतंकवादी कहने लगा कि हम लोग तुमसे कुछ कहते नहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे काम में आड़े आओगे। मैं इसको ले जा रहा हूँ। ज़्यादा चू चपड़ करने की कोशिश करी तो तुम और तुम्हारी बेटी की लाश जंगल में सड़ती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई देखने भी नहीं आएगा। वह आतंकवादी मुझे अपने कंधे पर लाद कर ले गया। वह लोग मुझे एक जंगल के रास्ते एक झोपड़पट्टी में ले गए जहाँ पर मुझे रखा गया था। मैं बेहोश होने का नाटक बराबर कर ही रहा था। वह लोग आपस में बात कर रहे थे। पहला आदमी ये वही है जिसकी वजह से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। मुझे इसकी तभी से तलाश थी, इसकी वजह से
हमारा साथी मारा गया। दूसरा आदमी, इसके होश में आने का इंतजार करो, फिर इसको ऐसा मारूंगा कि सारी जिंदगी रोएगा। देश की सेवा करने का बड़ा शौक है इसको, इसकी तो मैं दुर्गति बना दूंगा। तीसरा आदमी, ध्यान रखना, सब जब ये होश में आए मुझे बताना, ठीक है? अब आगे का क्या प्लान है? पहला आदमी, प्लान क्या है? हमें अपना मकसद तो पूरा करना ही है। जो काम हम उस समय नहीं कर पाए वह आगे होगा। मैं उनकी बातें सुनकर ये तो समझ गया था कि ये लोग कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं, पर क्या, ये मैं नहीं समझ पाया। इधर आर्मी वाले तो मुझे ढूंढ ही रहे थे, साथ में गौरव भी अपनी तरफ से मुझे तलाश कर रहा था। वह हर उस जगह पर गया जहां पर वह मुझे तलाश कर सकता था। गौरव मुझे तलाश करते करते जंगल की उसी झोपड़ी में पहुंच गया जहां पर वह बाबा और उनकी बेटी थे। गौरव ने उन बाबा से पूछा कि बाबा, आपने यहाँ किसी फौजी को घायल अवस्था में देखा है? बाबा गौरव को देखकर समझ गया कि ये मेरी ही तलाश में आए हैं, पर फिर बाबा ने अपनी तरफ से कुछ बातें करके ये तसल्ली कर ली कि गौरव सही व्यक्ति है। बाबा ने गौरव से कहा कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं मैं उनका पता जानता हूँ। गौरव ने बाबा को मेरी फोटो मोबाइल पर दिखाई। फोटो देखकर बाबा पहचान गए। बाबा ने कहा, आप गौरव? बाबा को मैं आश्चर्य से देखने लगा। बाबा ने कहा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में बता रहा था, उसने ये पत्र तुम्हें देने को कहा है, और ये एक पत्र किसी कर्नल को देने को कहा है। आज ही सुबह वह यहाँ से गया है। मैं तुम्हारी ही तलाश में निकल रहा था कि तुम अचानक से आ गए। गौरव ने बाबा के गले लगते हुए कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे दोस्त की जान आपने बचाई। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। मैंने अभी उसकी जान बचाई नहीं, बल्कि उसे खतरे में और डाल दिया है। फिर बाबा ने उसको सारी बात बताई। गौरव ने पत्र पढ़ा जो मैंने उसे लिखा था, जिसमें मैंने उसको अब तक की सारी बात लिख दी थी, और साथ ही ये भी कहा था कि वह अपनी बात को लेकर बाबा की मदद से मुझे ढूंढने की कोशिश करे और आतंकवादियों को खत्म करने में सहयोग प्रदान करे। गौरव ने बाबा से कहा कि मुझे उन आतंकवादियों के अड्डे का जानना है पता। उसके बाद गौरव ने फोन करके कर्नल को और समर को सूचित किया और सारी फौज यहाँ बुला ली। बाबा के माध्यम से वह मुझे ढूंढने निकल आया। इधर जैसे ही वो तीनों बाहर गए, मैंने धीरे से आंख खोली और उनके बाहर जाते हुए देखा। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया था। मैं उठ गया और कमरे की तलाशी लेने लगा, जिसमें मुझे कुछ पेन ड्राइव, कुछ फोटो, कुछ जरूरी कागज मिले, जिन्हें मैंने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। ना किसी के आने की आहट होते ही मैं चुपचाप बेहोश होने का नाटक करने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या बाबा गौरव या कर्नल तक वह लेटर पहुंचा पाए होंगे या नहीं। तभी वह तीनों अंदर आए। उनमें से एक आज ही अपने प्लान को अंजाम देने की बात कर रहा था, और मैं ये किसी कीमत पर नहीं चाहता था। इससे पहले कि वह अपने किसी प्लान को अंजाम देते, मैं धीरे से उठकर उनमें से एक व्यक्ति को पीछे से मैंने पकड़कर उसके सर पर एक जोर से घूंसा मारा। अचानक हुए हमले से वह समझ नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मेरी इस हरकत के बाद वह दोनों आदमी सतर्क हो गए। उन्होंने गन पॉइंट पर मुझे ले लिया। मैंने उनसे कहा, मैं एक फौजी हूँ और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा। इतना कहकर मैंने झटके से दोनों की गन पॉइंट ऊपर छत की ओर कर दिया, जिससे कि दो फायर हो गए। इसी बात से हमारी हाथापाई हुई। वह दोनों भी मजबूत थे और दो थे, पर मैं अकेला उन पर भारी पड़ रहा था। उनमें से एक आदमी ने सीटी बजाई, जिसके बाद 6 आदमी और आ गए। सबने मिलकर मुझको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर लेकर बोला, कौन हो तुम? मुझे खत्म करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हमारा प्लान फेल करोगे? तुम्हें तो अब हम लेकर जाएंगे और तुम्हारी रिहाई के लिए सरकार से सौदा करेंगे। हा हा हा। मैंने कहा, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, ये तो बहुत जल्द पता चलेगा कौन जाएगा। फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा था कि मैं बेहोश हो गया, और उन्होंने मुझे जंजीरों से बांध दिया। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था
हे भगवान, ये किसी प्लान को अंजाम दें उससे पहले हमारी इंडियन फोर्स को भेज दो। मैं बेहोशी की हालत में था कि अचानक मुझे बंदूक चलने की आवाज़ आई। मैंने देखा भारतीय सेना ने पूरे इलाके को अपने हवाले कर लिया था। मैं बहुत खुश हो गया था। सारे आतंकवादी पकड़े गए थे। गौरव ने मुझे ढूंढ लिया। मैंने उसको देखते ही गले लगा लिया और रोने लगा। उसके मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे रिहा कराकर वापस पठानकोट लाया गया। मैं बुरी तरह से जख्मी था। वहाँ मेरा इलाज चला और इस तरह गौरव ने मेरी जान बचा ली। गौरव के अथक प्रयास से ही मैं अपने देश को भी बचा पाया और खुद को भी। जिन बाप बेटी जिनकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ, उन्हें मैं अपने साथ ले गया। फिलहाल वो पठानकोट पर हैं। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है, मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, पर मैंने उनसे वादा किया है कि उनका बेटा बनकर और बहन का भाई बनकर हमेशा उनका साथ दूंगा। पहले मैं चाहता था कि वह सगाई में आए, पर सुरक्षा के कारणों से वो नहीं आए, क्योंकि उनकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी। अनन्या के प्यार, माँ बाप के आशीर्वाद और तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे बचा लिया, मेरे देश को बचा लिया। वर्तमान में सब लोगों ने जब ये कहानी सुनी तो सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्चना तो बहुत ही दुखी थी और अनन्या, उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपने को बमुश्किल संभाले हुए थी। वातावरण बहुत गमगीन हो गया था। अमित की बात सुनकर वातावरण गमगीन हो गया था। अनन्या एकटक अमित को देख रही थी। प्रिया, जब आप सही थे तो गौरव भैया ने हम लोगों को कुछ बताया क्यों नहीं? गौरव, इसका जवाब तुम्हें हम देते हैं कि हमने क्यों नहीं बताया कि अमित मिल गया है, क्योंकि तब तक उसकी तबीयत बहुत खराब थी और सुरक्षा कारणों से भी हमने नहीं बताया। हालांकि हमने पापा को बता दिया था। प्रिया, मतलब पापा को सब पता था? प्रशांत, हाँ बेटा, हमको सब पता था। गौरव ने जब शादी की तिथि 20 दिन बाद की निकालने को कही थी, तभी हमको शक हो गया था। और तुमको तो पता है मैं भी एक फौजी हूँ। ये सुनते ही अर्चना गुस्से से प्रशांत को देखती है। प्रशांत, अब आप हमको ऐसे ना देखिए। गौरव ने कहा कि हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते थे। अर्चना, पर हम उसकी माँ थे, तो आप हमको या अनन्या को तो बता सकते थे। अमित, माँ छोड़ो ना, अब तो मैं वापस आ गया हूँ। गौरव, हाँ माँ। प्रशांत मन में शुक्र है कि अमित ने बचा लिया। अमित अनन्या के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता था, इसलिए उसने अनन्या से इशारे से कहा, छत पर जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अमित, तुम सब बैठो, मैं अभी आया। ये कहकर वह छत की तरफ चला जाता है। अनन्या भी कुछ काम का बहाना कर वहां से चली जाती है। सब लोग उनके जाते ही हंसने लगते हैं कि कैसे दोनों बहाना बनाकर गए हैं। छत पर अमित रेलिंग पर हाथ रखकर बाहर की ओर देख रहा था। तभी उसको पायल की छम छम सुनाई दी, तो उसने देखा कि अनन्या आ गई थी। उसको देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अनन्या उसको देखते ही उसके गले लग गई। अमित ने भी उसको अपनी बाहों में कस लिया। दोनों इस पल को जी लेना चाहते थे। अमित, अनन्या ऐसे परेशान हो रही हो तुम? अगर मैं ना आता तो? अनन्या उसके होठों पर उंगली रखते हुए, ऐसी बात दोबारा मत कहिएगा। मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वह कभी हमको आपसे जुदा नहीं करेंगे। अमित, इतना प्यार करती हो मुझसे? अनन्या, आपको भरोसा नहीं है क्या? अमित, खुद से ज़्यादा भरोसा है तुम पर। तुम्हारे भरोसे के ही कारण तो वापस आ पाया हूँ। अनन्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। अमित, हाँ, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई है। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में बहुत देर तक खोए रहे। अनन्या, अमित नीचे चलें, सब इंतजार कर रहे होंगे। अमित, हाँ चलो। दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित के परिवार वाले सबसे विदा लेते हैं और गौरव की शादी में आने का बोलकर जाते हैं। अगले दिन से गौरव के विवाह की तैयारी होने लगती है। हल्दी, मेहंदी, संगीत के बाद बड़े धूमधाम से गौरव और पारुल का विवाह होता है। अनन्या ने बहुत खुशी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त पारुल का अपनी भाभी के रूप में उनका स्वागत किया। उसके साथ प्रिया भी थी। अनन्या और प्रिया दोनों ने मिलकर पारुल को बहुत परेशान किया। गौरव भी आज बहुत खुश था। प्रशांत और अर्चना ने गौरव और पारुल को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। साथ ही अर्चना ने पारुल को
एक कुंदन का हार मुंह दिखाई में दिया। समर का पूरा परिवार भी विवाह में सम्मिलित होने आया था। रोहित ने प्रिया को इस विवाह के दौरान छेड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। अमित भी अनन्या को परेशान करता रहा। गौरव की शादी के बाद अनन्या और अमित के विवाह की डेट 15 दिन की बाद निकाली गई। सभी लोग मिलकर अमित और अनन्या के विवाह की तैयारी में लग गए। जहां अर्चना बहुत खुश थी, वहीं गौरव इस बात से परेशान था उसकी बहन के विवाह में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। गौरव ने पारुल से कहा कि पारुल, मैं जानता हूँ मम्मी पापा सब कुछ करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि अनन्या की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। पारुल, आप परेशान मत होइए, वह मेरी ननद के साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। मैं उसके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगी। समर का पूरा परिवार, प्रिया की दोस्त नीतू, गौरव, पारुल, पारुल के मम्मी पापा, लीना आंटी, अमित के कुछ फौजी दोस्त, कर्नल साहब और उनका पूरा परिवार, बाबा, उनकी बेटी अनन्या के दोस्त और उसके सीनियर डॉक्टर, रोहित का दोस्त मयंक, प्रशांत की बहन अर्चना, प्रशांत, सभी लोग उसके विवाह में अपना आशीर्वाद देने के लिए शामिल हो रहे थे। इसके अलावा कुछ रिश्तेदार और दोस्त भी थे। हल्दी, मेहंदी, संगीत की सभी रस्में बहुत धूमधाम से हुईं और विवाह का शुभ दिन भी आ गया। गौरव गेस्ट हाउस की सजावट, कैटरिंग और वहाँ की सारी व्यवस्था देखने में लगा हुआ था। वहीं पारुल अनन्या के साथ उसकी तैयारी देख रही थी। अर्चना सभी रीति रिवाज कराने के लिए व्यवस्था कर रही थी और प्रशांत बारात की व्यवस्था देख रहे थे। अमित अपनी तैयारी कर रहा था। तभी अमित गौरव को फोन करता है। अमित, कहाँ है तू? कितना बिजी है? मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। गौरव, हाँ यार, मेरी बहन की शादी है तो बिजी होना तो बनता है ना। अमित मुस्कुराते हुए, तू भूल रहा है कि तू मेरा दोस्त भी है। मेरी तैयारी कौन करेगा? गौरव, चल आ रहा हूँ। अमित, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गौरव वहाँ का काम दोस्त को समझाकर अमित के पास चला जाता है। उधर प्रिया, नीतू सब अनन्या के पास होते हैं। गौरव अमित के पास से होकर वापस गेस्ट हाउस आ जाता है और बारात के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। प्रशांत, चलो सब लोग जल्दी करो, बारात का टाइम हो गया है। सभी लोग तैयार होकर निकलते हैं। सबसे पीछे अमित होता है, जिसने आज क्रीम कलर की शेरवानी पहनी होती है और उस पर मैरून और गोल्डन कलर का दुपट्टा लिया होता है। सर पर सेहरा सजा होता है, माथे पर तिलक होता है। प्रिया अमित को दही खिलाती है। अर्चना अमित की नज़र उतारती है। अमित भगवान के दर्शन करके अपने माता पिता के पैर छूता है और फिर कार में बैठ जाता है। आगे बैंड बाजा, पीछे सभी बाराती और उसके पीछे अमित की कार पर चलने को तैयार होती है। रोहित, प्रिया, नीतू, मयंक सब मिलकर बहुत डांस करते हैं। रोहित और प्रिया के डांस की केमिस्ट्री तो देखते ही बनती थी। प्रशांत भी अर्चना के साथ डांस करते हैं। समर एकता के साथ डांस कर रहे होते हैं। वहीं अमित के सभी फौजी दोस्त भी डांस करने में व्यस्त थे। नाचते गाते हुए बारात गेस्ट हाउस पहुंचती है, जहां गौरव, पारुल के पापा, पारुल सब बारात का स्वागत करने के लिए खड़े थे। समर ने जैसे ही गौरव को देखा तो उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तभी रोहित भी कार से अमित को खींचकर ले आया। समर, गौरव, अमित तीनों मिलकर डांस करने लगे। ये देखकर प्रशांत ने उन तीनों के ऊपर से रुपये उतारकर बैंड वाले को दे दिए। डांस करते समय गौरव और अमित की आंखें नम थीं और दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर डांस करने के बाद गौरव अमित को गोद में उठा लेता है और अंदर ले आता है, जहां पारुल उसकी आरती उतारती है। पारुल के पापा और माँ अर्चना और प्रशांत को माला पहनाते हैं। द्वारचार पूजन के बाद गौरव अमित को स्टेज पर गोद में उठाकर लाता है। अमित स्टेज पर पड़े सोफे पर बैठ जाता है। बाकी सब भी बैठ जाते हैं। बेटा सभी को कोल्ड ड्रिंक्स, पानी और सूप सर्व करता है। स्टेज के पास लगे हुए डीजे पर अमित के सभी फौजी दोस्त डांस करने में व्यस्त थे और अमित अपने सभी दोस्तों को देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर उसके दोस्त भी तो उसका परिवार ही हैं। थोड़ी देर बाद पारुल, प्रिया, नीतू तीनों मिलकर अनन्या को जयमाल के लिए ला रही थीं। अनन्या ने लाल रंग का लहंगा, जिसमें गोल्डन जरी का काम था, वह पहना था और हरे रंग का ब्लाउज और लाल रंग की नेट वाली चुन्नी सर से ओढ़ी हुई है। माथे पर लाल बिंदी, हाथों में लाल चूड़ियां, नग वाले कंगन के साथ कान में गोल्डन के झुमके, गले में कुंदन का हार और लंबा सा गोल्ड हार पहना हुआ था। होठों पर लाल रंग की सुर्ख लिपस्टिक लगी हुई है। बालों में फूलों का गजरा है।
जो नेट की चुन्नी से साफ दिख रहा है। आंखों में हल्का सा काजल है। अनन्या शर्माई हुई थी और नजर झुकाकर सीधे चली आ रही है। प्रिया और पारुल उसका लहंगा पकड़े हुए हैं। नीतू हाथ में जयमाल की थाली लिए हुए है। सभी लोगों की नज़र अनन्या पर होती है। अमित उसको देखकर खो ही गया होता है। तभी डीजे पर आमतौर पर बजने वाला गाना सुनाई पड़ता है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। धीरे धीरे अनन्या स्टेज की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वह स्टेज पर अपने कदम बढ़ाती है, अमित उठकर उसका हाथ पकड़कर उसको स्टेज पर चढ़ा लेता है। अमित अनन्या को ही देख रहा होता है और अनन्या ने शर्म से अपनी नज़र झुका रखी होती है। अनन्या जैसे ही जयमाल अमित को पहनाने चलती है, समर और रोहित मिलकर अमित को गोदी में उठा लेते हैं। तभी वहां गौरव आता है और अनन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और अनन्या अमित के जयमाल डाल देती है। उसके बाद अमित भी अनन्या को जयमाल पहनाता है। उनके जयमाल पहनाते ही फूलों की बारिश होने लगती है। जयमाल के बाद अनन्या और अमित बैठ जाते हैं। उसके बाद सभी लोग आकर क्रम से दोनों के साथ फोटो खिंचाते हैं। कुछ देर बाद रात्रि भोजन होता है, जहाँ पर हंसी मजाक का माहौल चलता है। उसके बाद 1 घंटे आराम करने के बाद पंडित जी अमित को मंडप में बुलाते हैं। अमित मंडप पर बैठता है। पंडित जी कुछ पूजा कराते हैं। उसके बाद अनन्या को भी बुलाया जाता है। पारुल अनन्या को लेकर आती है और वहीं अमित के बगल में बैठा देती है। पंडित जी कन्यादान के लिए कहते हैं तो अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने माता पिता को याद करने लगती है। उसके पिता संजीव के बहुत अरमान होते हैं उसकी शादी को लेकर। उसकी आंखों में आंसू देखकर गौरव की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। प्रशांत, गौरव तुम और पारुल कन्यादान करो। गौरव, जी पापा। ये कहकर वह पारुल के साथ अनन्या का कन्यादान करता है। उसके बाद पंडित जी अमित से अनन्या की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। अमित चांदी के सिक्के से अनन्या की मांग भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है। उसके बाद पंडित जी दोनों से फेरे लेने के लिए खड़े होने को कहते हैं। अमित और अनन्या दोनों फेरे लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अमित और अनन्या दोनों फेरे लेते हैं और सभी लोग उनके ऊपर फूल डालते हैं। 7 फेरे लेने के बाद पंडित जी कहते हैं, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। आप दोनों भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने सभी बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लें। अमित और अनन्या दोनों भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद प्रशांत और अर्चना के चरण छूते हैं। प्रशांत अनन्या को गले से लगा लेता है और कहता है, तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। हमेशा मेरे परिवार में बेटी बनकर रहोगी। अर्चना भी अनन्या को गले लगा लेती है। उसके बाद दोनों गौरव और पारुल के गले लगते हैं। गौरव अमित के गले लगकर, मैं जानता हूँ तू अनन्या से बहुत प्यार करता है और अनन्या भी तुमसे, इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। पर फिर भी एक भाई हूँ, इतना तो हक है कहने का कि मेरी बहन का ख्याल रखना। अमित हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इसी बीच रोहित प्रिया को देखकर इशारे करता है कि कुछ दिन बाद हम दोनों भी यही करेंगे। और रोहित का दोस्त मयंक प्रिया की सहेली नीतू को देखता है और उसके मन में भी ये इच्छा जागृत होती है कि जब सब इस बंधन में बंध रहे हैं तो मैं भी क्यों ना बंध जाऊं। विवाह संपन्न होने के बाद विदाई की रस्म होती है। अनन्या अपने घर को देखकर बहुत रोती है, जहां उसका बचपन गुजरा होता है। वह गौरव से लिपट कर रोती है और अपनी लीना आंटी से भी लिपट कर रोती है। लीना आंटी ने बचपन से अनन्या को पाला होता है, तो उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। विदाई की यह रस्म देखकर सभी बहुत भावुक हो जाते हैं। अर्चना की नज़रें प्रिया पर होती हैं और वह ये सोचने लगती है कि कुछ ही दिन बाद प्रिया की भी विदाई हो जाएगी। ये पल वह कैसे देख पाएगी। जब प्रिया अपना घर छोड़कर रोहित के घर जाएगी तो कैसे मैं अपनी प्रिया को विदा करूंगी। ये सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने आप को किसी तरह संभालती हैं। प्रशांत अर्चना से घर चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ उसे अनन्या का स्वागत करना होता है। अर्चना घर आ जाती है और उसके स्वागत की तैयारी में लग जाती है। अमित कार में बैठ जाता है और गौरव अनन्या को कार में बैठाता है। प्रिया भी कार में आगे बैठ जाती है। फिर कार को धक्का लगाकर विदाई की रस्म अदा करता है। गौरव सभी बारातियों की यथाउचित विदाई करता है और अंत में प्रशांत के गले लगकर कहता है,
पापा, आपने हम दोनों भाई बहनों को कभी माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। प्रशांत, संजीव मेरा दोस्त था तो उसके बच्चे भी मेरे बच्चे हुए ना। तुम मेरे लिए अमित से कम नहीं हो। और अनन्या प्रिया जैसी है। बहुत पहले कभी बात हुई थी, तब संजीव ने कहा था कि मैं तेरे बेटे को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। ये मेरे दोस्त का सपना भी था। और किस्मत देखो, अमित और अनन्या दोनों एक दूसरे से भी प्यार करने लगे थे। और तुझे तो मैंने बचपन से देखा है, तू तो मेरे बेटा ही है ना। चलो अब यहाँ से जल्दी से काम खत्म करके घर आ जाओ। अब तेरे भाई की जिम्मेदारी खत्म हुई और एक दोस्त की जिम्मेदारियां उठा। गौरव जी पापा कहकर उनके पैर छूता है। प्रशांत सबको लेकर चले जाते हैं। इधर अमित और अनन्या जैसे ही घर आते हैं, अर्चना दरवाजे पर उन्हें रुकने को कहती है। अनन्या मन में, इसी घर में रहती थी मैं, पर आज इस घर में जाने से एक अलग ही अनुभूति का एहसास हो रहा है। अर्चना अमित और अनन्या का टीका करती है और उनकी आरती उतारती है और अनन्या से कलश गिराकर अंदर आने के लिए कहती है। दोनों अंदर आते हैं। उसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। एकता अंगूठी उछाल देती है और अमित और अनन्या से ढूंढने को कहती है। अमित और अनन्या जैसे ही अपना हाथ परात में डालते हैं, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों एक साथ अंगूठी पकड़कर बाहर निकालते हैं। ये सब देखकर हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद अर्चना उन दोनों को भगवान के मंदिर में माथा टेकने के लिए कहती है। प्रिया आज बहुत खुश होती है क्योंकि अनन्या उसकी भाभी जो बन गई होती है। प्रिया, नीतू, एकता सब अनन्या को परेशान कर रही होती हैं। अर्चना, अनन्या बेटा, आप थोड़ी देर आराम कर लो, फिर शाम को मंदिर भी जाना है। प्रिया अनन्या को उसके कमरे तक छोड़कर आइए। प्रिया अनन्या को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। अनन्या वहां बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। उसको बहुत थकान लग रही होती है। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखों में नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद अमित कमरे में आता है और उसको सोता हुआ देखकर मुस्कुराने लगता है। सोते हुए अनन्या बहुत मासूम लग रही होती है। वह वहीं पास के सोफे में बैठ जाता है और उसको देखने लगता है। उसकी भी थकान से आंखें बंद हो रही होती हैं। वह भी वहीं सोफे पर सो जाता है। आज ही अनन्या और अमित का रिसेप्शन होता है, तो सब उसकी तैयारी में लगे होते हैं। अर्चना प्रशांत से पूछती है, गौरव कब आ रहा है? प्रशांत, आ जाएगा शाम तक, वहाँ का थोड़ा काम समेट कर ही आएगा। अर्चना बाकी सबके खाने की व्यवस्था करती है और प्रिया से कहती है, प्रिया जाओ अपनी भाभी को खाना दे आओ, भूख लगी होगी उसको। प्रिया अनन्या के कमरे में दरवाजा खटखटाती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजा भी खुला होता है तो वह धीरे से अंदर आती है। अंदर देखते ही उसको हंसी आ जाती है। सोफे पर अमित और बेड पर अनन्या बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वह खाना मेज पर रखकर अनन्या को धीरे से जगाती है। भाभी, भाभी। अनन्या एकदम से चौंक कर उठ जाती है। प्रिया, आपके लिए खाना लाई हूँ। अनन्या, सॉरी प्रिया, आँख कब लग गई पता ही नहीं चला, बहुत गहरी नींद आ गई। प्रिया, कोई बात नहीं भाभी, आप थकी हैं, खाना खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिए, शाम को आपका रिसेप्शन है तो आपको फ्रेश लगना है। अनन्या, हाँ अभी तो मंदिर भी जाना है। प्रिया अमित को जगाने लगती है। तब अनन्या की नज़र सोफे पर सोए अमित पर पड़ती है। अमित को देखकर वह सोचती है, ये कब कमरे में आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। प्रिया अमित को जगाते हुए कहती है, भैया उठिए, खाना खा लीजिए। अमित हाँ कहकर उठता है तो देखता है अनन्या भी जाग गई है। प्रिया, आप दोनों का खाना रखा है, खाकर थोड़ी देर आराम करके फ्रेश हो जाइए, फिर आप लोगों को मंदिर भी निकलना है और फिर भाभी आपको शाम के रिसेप्शन के लिए तैयार भी होना है। ये कहकर वह चली जाती है। अनन्या खाना लेकर अमित के पास सोफे पर बैठ जाती है और अमित को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। अमित अनन्या को देख रहा होता है। अमित, आखिर आपने मुझे अपने प्यार के बंधन में बांध ही लिया। अनन्या ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फिर थोड़ी बातें करते हैं। शाम को दोनों मंदिर जाने के बाद रिसेप्शन के लिए तैयार होते हैं। दोनों का रिसेप्शन होता है। सभी गेस्ट आए होते हैं। सब तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। इसी बीच रोहित के पापा प्रशांत से कहते हैं, प्रशांत जी, अब मेरे घर भी घर की छोटी बहू जल्दी आ जानी चाहिए। अब आप भी डेट निकलवा लीजिए
और अब मैं भी जल्दी प्रिया को अपने घर में देखना चाहता हूँ। प्रशांत मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी जरूर। कुछ महीने बाद प्रिया की शादी रोहित से हो जाती है और नीतू और मयंक की सगाई हो जाती है। अनन्या को अमित के ही कैंपस में डॉक्टर की जॉब मिल जाती है। अमित और अनन्या दोनों पठानकोट में रहते हुए अपनी अपनी जॉब को करते हैं। गौरव अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा होता है और पारुल का भी ध्यान रखता है क्योंकि वह माँ बनने वाली होती है। समर को एक बेटा हो जाता है। इस तरह सभी प्यार के बंधन में हमेशा के लिए बंध जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।